नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अब दूसरे दौर यानी आखिरी दौर का मतदान होने वाला है। काउंटडाउन शुरू है। प्रचार खत्म होने का वक्त करीब है। मतदान का जो है काउंटडाउन शुरू है। मतदान से 48 घंटे पहले तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी का पूरा खेल खराब कर दिया है। पूरा खेल खराब कर दिया। भाजपाइयों की स्थिति आपको मैं अभी वीडियोस दिखाऊंगा, उनकी बाइट सुनवाऊंगा। बौखलाए से घूम रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इधर जाएं उधर जाएं। तेजस्वी के बात का समर्थन करें और विरोध करें तो कैसे करें। यानी आखिरी वक्त में ये जो दांव अभी है, मास्टर स्ट्रोक कहने पर तो मोदी वाली फीलिंग आने लगती है, तो मास्टर स्ट्रोक तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो आखिरी वक्त पर दांव बिल्कुल चुनाव के मतदान के बिल्कुल पहले जो दांव चला है, इस दांव में उलझ गए हैं पूरे भाजपाई और पूरा एनडीए उलझ गया है और पूरा चुनाव पलटते हुए नजर आ रहा है सेकंड फेज का। फर्स्ट फेज में तो हालत बहुत ही खराब है पहले से एनडीए। भाव को लाइए, मैं खबरें दिखाता हूं और खबर दिखा करके सीधे चर्चा पे चलेंगे। स्वागत है भाव। खबर जरा देखिए, मोदी जी ने कल भाषण दिया था। कल का, हालांकि कल का भाषण अगर जो कहे ना नीचांक, तो नीचांक में सबसे सबसे नंबर 1 पे भाषण होगा मोदी का कल का। जब सिक्सर से 6 छर्रा और 6 गोली मार रहे थे, मतलब हद है मंच पे। लेकिन कल उसी हमले में कहा मोदी ने अपने भाषण में कि आरजेडी कांग्रेस को 65 वोल्ट का झटका लगा है। ये सीतामढ़ी में भाषण दे रहे थे। 65 वोल्ट, वो 65% मतदान को जो भाजपाई डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो सेकंड फेज के लिए उसको ये अपने जुमलेबाजी में लेकर आए और कहे 65 वोल्ट का झटका लगा है आरजेडी कांग्रेस को। ये 65 का जो आंकड़ा है 65 का, इसी 65 के आंकड़े पर तेजस्वी ने गजब खेल कर दिया। अगली हेडलाइन लाइए जरा, अगली हेडलाइन दिखाइए फटाफट लाइए। तो ये देखिए बाबू, प्रधानमंत्री लोगों का 65% आरक्षण खा गए। ये 65% आरक्षण, और आरक्षण अपने आप में ये मुद्दा है। मोहन भागवत से ज्यादा इस बात को कोई नहीं समझ सकता कि 2015 में एक गलती की थी और लालू यादव ने बिहार में घुसने लायक स्थिति नहीं छोड़ी थी। 65% जो 65 का आंकड़ा मोदी ने रखा, वो 65 का आंकड़ा उनके जी का जंजाल बन गया। तेजस्वी ने सीधा कहा कि 65% आरक्षण खा गए। कैसे खा गए? जब तेजस्वी और नीतीश साथ सरकार चला रहे थे, तो यही 65% का आरक्षण दिया था जातीय सर्वे के बाद। इस 65% आरक्षण को चैलेंज करवाया गया और कहते रह गए कि 10वीं अनुसूची में इसको डाल दिया जाए। नहीं डाला तो नहीं डाला केंद्र सरकार ने। अगर बिहार बीच चुनाव में मतदान से पहले, और खासकर बिहार का दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित इस बात को समझ गया कि हमारा आरक्षण खाने वाला, मतलब आरक्षण चोर कौन है, वोट चोर के साथ साथ आरक्षण चोर समझ गया, तो 122 सीटों पर जो मतदान होना है, उन 122 सीटों पर नतीजे अप्रत्याशित होंगे। और वही ताल छेड़ दिया। 65 के चक्कर में फंस गए मोदी। जरा सुनवाइए, बाइट लाइए, बाइट लाइए। चुनाव प्रचार का, और इस बार माहौल बहुत अच्छा है। पूरी बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है। इस बार बदलाव के लिए वोट किया है। आगे 11 तारीख को भी करेगी। और प्रधानमंत्री जी हो या केंद्र के मंत्री, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोले। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। 11 साल का हिसाब देना चाहिए। बताना चाहिए कि गुजरात को कितना दिया, बिहार को क्या दिया। इस पे तो वो बात नहीं कर रहे। तो 65% आरक्षण खाकर किस तरह की बातें कर रहे हैं। गुजरात में फैक्ट्री की बात करेंगे, यहाँ ऐसी बातें करेंगे। वही तो हम बोल रहे कि हिसाब दें कि गुजरात को क्या दिया, बिहार को क्या दिया।
और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि भाई ये जो भी पर्चियां मिल रही है कैसे मिल रही है, या अगर सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है, तो इस तरह की बातें तो होंगी। तो इसलिए और इलेक्शन कमीशन भाई इसमें तो भाई हमारे पार्टी के हैंडल से ट्वीट भी हुआ है, दिया भी गया है। ये तो आप इलेक्शन कमीशन को ना देख रहे हैं, हम लोग तो अपनी बात को ही ना रख सकते हैं। गड़बड़ करने की कोशिश हो रही है सर। गड़बड़ करने की करने दीजिए, कुछ नहीं होगा, वोट इतना मिल रहा है। करने दीजिए, कुछ नहीं होगा, वोट इतना मिल रहा है। खैर, तेजस्वी का आत्मविश्वास, अति विश्वास जो भी है, ये सामने है। लेकिन 65% आरक्षण, जरा बौखलाहट मैं आपको दिखाता हूँ बाबू। कैसे, जैसे होता है ना कि अगर इसका कोई असर नहीं होता तो खामोशी होती है, ठीक है। सारे के सारे, मैं तो सैंपल दिखा रहा हूं, नहीं तो अगर सारी बाइटें दिखा तो घंटे भर की बाइट है एएनआई पीटीआई पर। चलिए, चलाइए भैया। भाई जरूरी तो ये लोग नहीं समझ रहे हैं ना, इन लोगों को एसआईआर जैसे मुद्दे दिख रहे हैं जिसमें ना सरकार का कुछ लेना देना है, ना हमारे प्रदेश के वासियों का कुछ लेना देना है। चुनाव हमेशा इन लोगों ने भ्रम फैलाकर लड़ने का काम किया है। आप देखिएगा कि विपक्ष की ये रणनीति का हिस्सा बन गया है कि जब जब चुनाव आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, डराया जाता है। लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की, क्या बोल रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आज 1.25 साल से ज्यादा होने को आया है मेरी केंद्र की सरकार को बने हुए। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया, कहाँ का संविधान खत्म हुआ, या किसकी कहाँ की लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। तो बार बार झूठ बोलकर इस बार इन लोगों ने एसआईआर को मुद्दा बनाया, लोगों को डरा रहे हैं कि भैया आपका वोट छीन लिया जाएगा, आपका वोट खत्म कर दिया जाएगा। पर एक बार भी इन्होंने अधिकृत आपत्ति दर्ज कराना जरूरी नहीं समझा। अगर ये मुद्दा आपको लगता है कि इतना ही ज्वलंत है, और अगर आपको स्वतंत्र संवैधानिक संस्था, अगर आपको चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है, तो प्रभु जाइए तो एक बार कम से कम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां पे जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कीजिए। उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पर सिर्फ झूठ बोलकर भ्रम फैलाना और लोगों को डराकर वोट हासिल करने की सोच, ये रणनीति गलत है। अच्छा, मैं सोचा था कि एक साथ इन सब की बौखलाहट दिखाऊंगा तब चर्चा करूंगा, लेकिन अब लगता है एक एक पे करना पड़ेगा। क्यों भाऊ? मैं 2 पॉइंट बस कहूँ। मुझे नहीं उम्मीद थी कि रामविलास पासवान जैसे मजे हुए राजनेता का बेटा इतना मूर्ख होगा। कह रहा है कि कभी सुप्रीम कोर्ट चाहिए, एसआईआर पर 10 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट मैं में मामला वही है। मामला इतना मैं वही मतलब, नहीं नहीं मैं नहीं शब्द कहूंगा सब, तो कहेंगे आप नहीं 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 जाना, लेकिन सवाल तमाम सवाल कर सवाल ये सकता है, है। सवाल ये है कि वो कह रहा था कि भाई अ, वो झूठ नरेशन बनाते हैं, कह रहे थे कि संविधान खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो 240 पे आ गए, बैसाखियों पे सरकार है इसलिए नहीं हो पा रहा है। हाँ, अरे हाँ, बैसाखियों पे सरकार है इसीलिए आप भी मंत्री हैं महाशय, हाँ। आपको भी रास्ता दिखा दिया जाता। ये 370 मांग रहे थे, 370 मिलते तो ये बैसाखियों पे सरकार नहीं होती तो आपको भी रगड़ देते। सरकार सिर्फ संविधान बचा इसलिए है कि लोगों ने इनको बैसाखियों पे ला दिया। वैसा देखा जाए तो इनको लोगों ने रास्ते पे ही ला दिया था 180 पे। 60 का मशीनी घोल कर, मतलब एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 60 का मशीनों का खेल करके ये 240 पे पहुंचे, फिर भी इनको बैसाखियों की जरूरत लगी। रही एसआईआर की बात, तो क्या पासवान जी ये बताएंगे कि लाखों की तादाद में जिनको मतदान केंद्र पे जाके वापस भेजा गया, जिनका मतों का अधिकार नहीं था, वो बिहार के लोग नहीं है, मानेंगे ये? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बोल रहे थे ना, फिर चुनाव आयोग फर्स्ट कैसा हो गया? बिहार के मतदान से वंचित रहे, उसके लिए क्या है शब्द आपके पास? संवैधानिक संस्था, कौन सी संवैधानिक संस्था भाई? जिसमें नियुक्तियां ही सरकार करे, वो संवैधानिक कहां से रह गई? जरा बताइए। ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठ काय का बोलते हैं?
क्या नीतीश कुमार जो आपके मुख्यमंत्री है, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या उन्होंने 65% रिजर्वेशन नहीं दिया था? हाँ। नीतीश कुमार की सरकार ने दिया था। छोड़िए तेजस्वी की बात, वो 65% सर्वोच्च न्यायालय से डाउन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आप 10वीं सूची में डालते तो वो 65% आ जाता। तो केंद्र सरकार ने ये होने नहीं दिया, क्योंकि तब केंद्र सरकार के विपक्ष की सरकार थी। केंद्र सरकार नहीं जाने देना था क्रेडिट आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड को। तब नीतीश इनके लिए पलटू राम थे, बिना भरोसे के लौटे थे। क्या क्या नहीं कहा था नीतीश के बारे में। तो बिहार की जनता का खामियाजा भुगतना पड़ा। सरकार ने 65% केंद्र सरकार जिसमें ये बैठे हुए हैं, तब तो नहीं थे ये 65% दिया तब, लेकिन मोदी सरकार 65% खा गई रिजर्वेशन। ये 100% सही है। और बोलते कि 65 का झटका लगा। 65 वोल्ट का झटका तो बीजेपी को और एनडीए को लगा, तभी इलाज के तौर पे मशीनें बदली जा रही हैं, रात को लोग घुसे जा रहे हैं, गाड़ियां जा रही है, सीसीटीवी बंद किए जा रहे हैं। ये 65% का करंट लगा, इसका नतीजा झटका है। भाई यदि विपक्ष को झटका लगा तो विपक्ष को क्या फर्क पड़ा? वो तो उसी ताकत से कैंपेनिंग कर रहे हैं। उनको वीवीपैट की पर्चियां रास्ते में फेंकने की जरूरत नहीं पड़ रही है। वो रात को सीसीटीवी बंद नहीं कर रहे हैं, और रात को स्ट्रांग रूम नहीं खुलवा रहे हैं। वो अपने नेता को बिठा के लिफ्ट का कैमरा बंद नहीं करवा रहे हैं। वो तो नॉर्मल है। अब नॉर्मल तो आप हो, पेशेंट तो आप दिखाई दे रहे हो जिसका इलाज चल रहा है। 65% का झटका तो एनडीए को लगा जिसका इलाज चल रहा है। ये 8 तारीख को मतदान की तैयारी, और आपने कहा वैसे गाड़ियों से वाईफाई अनलोड हो रहा है 2-2 किलो। ये बौखलाहट अभी एक आपको दिखाया ना। एक चीज के लिए हम सॉरी करेक्शन कर दें, कई बार झटके में निकलता है, वो तमाम चीजें एक साथ रहती हैं। 9वीं अनुसूची जो 65% नवी अनुसूची है, 10वीं नहीं। मेरे को भी गलती हो गई, मैं भी कंफ्यूज हो गया। मुझे लगा कि ये 10वीं आपने बोल दिया तो शायद 10वीं होगी, मेरे पास जानकारी इसलिए मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था। 9वीं अनुसूची है, लेकिन वो केंद्र के अधीन। अनुसूची छोड़िए, ये केंद्र के अधीन था। केंद्र के पास अधिकार है कि केंद्र यदि उसको उस सूची में डाले तो सर्वोच्च न्यायालय का कैब भी उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। फिर सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी दखल नहीं। लेकिन केंद्र सरकार में बनी हुई मनुवादी सरकार, जो मनुस्मृति रात को सिराने लेके सोती है, वो तो 1% वोट देने को, रिजर्वेशन देने को तैयार नहीं है। 65 कहां से करवाएगी? अरे सब आरक्षण विरोधी आंदोलन पर भाजपा खड़ी हुई थी 90 के दशक में, जब आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरू हुआ। खैर बिल्कुल हम आगे और दिखाएं। चिराग पासवान ने तो जो बोला, एक एक शब्द बिहार के लोग इतना तो समझते हैं, एक एक शब्द तोल मोल ले। ये आदमी, क्या यही युवा बिहारी है? अगर 400 पे पहुंची होती ना भाजपा, तो हाजीपुर में चिनिया केला होता है, वही बेच रहे होते। ये हाजीपुर में चिनिया केला बेच रहे होते। बिल्कुल ये बिल्कुल मंत्री बिल्कुल बिल्कुल। आगे सुनिए जरा, लाइए एक और योग्य नेता है, सुनवाइए तिवारी जी को। कह रहे कि आरक्षण पे आप लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, आरक्षण बीजेपी है। देखो, सारी खुशियां बिहार की खाने वाली महागठबंधन और लालटेन पार्टी, हाथ छाप, बिहार का चारा खा जाने वाले, बिहार के लोगों का हक खा जाने वाले, ये सब महागठबंधन का परिचय है। अभी इस हम लोगों के देश में कोई ऐसी कास्ट नहीं है जो रिजर्वेशन के अंतर्गत ना आती हो, और ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। आप में से जो एससी रिजर्वेशन, एसटी रिजर्वेशन
इसके अलावा ओबीसी रिजर्वेशन, उसके बाद भी जो बचा है, कोई ब्राह्मण होगा, ठाकुर होगा, भूमिहार होगा, मुस्लिम समाज से होगा, तो भी उसको 10% देने वाला आरक्षण वो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार है, नीतीश जी की सरकार है। ये लोग अब चूंकि ये चुनाव हार चुके हैं, इन लोगों के जंगल राज के भाव को आज भी लोगों ने देख लिया, समझ लिया। इसलिए मैं विश्वास से आपको कह सकता हूं, ये आखिरी चरण में कुछ भी कहेंगे, बिहार की जनता अब फैक्ट पे जा रही है, किसी की जुबानी बात सुनकर के तैयार नहीं। ईवीएम से सर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि मैंने भी ट्वीट किया है, जो कुछ पर्चियां मिली हैं या गाड़ी जा रही है तो वीडियो डिलीट कर दिया जा रहा है। चुनाव आयोग से वो कह रहे हैं कि ये गड़बड़ी हो रही है। हर जगह आपको कंप्लेन करने का पूरा सिस्टम मौजूद है, इसलिए कृपया केवल मीडिया को बोल करके सनसनी न फैलाएं। जहां भी शिकायत केंद्र है वहां दीजिए। एक जगह कोई दिक्कत आई थी, चुनाव में छोटी मोटी दिक्कत आती भी है, लेकिन उसके लिए तुरंत चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। आरजेडी के नेता कह रहे थे अश्लील गाना गाने वाले सभी लोग बीजेपी और एनडीए के साथ। अश्लील गाना गाने वाले आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग को बताया जा रहा है। आप लोग हाँ भाई, देखो गाने गाने वाले लोगों को भाई, हमने इतना अश्लील गाना गा दिया कि हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, माटी को सोना करने वाली कलाकारी। स्टेज थोड़ा बनाना है, अपना ही बता रहा है थोड़ा सा संस्कारी है, बाकी कंप्लीट असंस्कारी है। नहीं 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 नहीं, सवाल ये है जिस गाने पे सवाल उठाया वो बोले ना। जिस गाने पे सवाल उठाया ये बोले। नहीं, 65% आरक्षण की बात हुई। नहीं, केसरिया को भी, एक सेकंड, ये नचनिया पे तो पहले थे। केसरिया को उसने सिर्फ नाचा ही है क्या? केसरिया एक्टिंग भी तो किए हैं। खसारी, हाँ, खसारी एक्टिंग भी तो किए हैं, नाचा ही है क्या? फिल्मों में 4 गाने होते हैं, लेकिन पूरे गाने तो नहीं होते। 3 घंटे की फिल्म में आधे घंटे के गाने होते, बाकी 2.5 घंटे की तो फिल्म होती है। तो आपने 100 गाने गाए होंगे, तो आपको भी उसी गाने को बोला गया कि आप तो बहुत ही छिछोरा गाना गाते हैं, और आप तो तुरंत बिहारी है जी, संस्कारी है जी। अब संस्कार आ रहे, माइक दिखते से ही संस्कार आ गए गले में। चुनाव के टाइम पे संस्कार, चुनाव खत्म होते से ही संस्कार अस्वीकार, संस्कार अस्वीकार, स्वीकार छिछोरापन। अब आते आरक्षण पे। इनके पास जब जवाब नहीं होता ना आशीष जी, ये क्या करते हैं, नया गाना शुरू कर देते हैं। आप इनको पूछे कलकत्ता का रास्ता कहाँ है दिल्ली से, या पटना से कलकत्ता कैसे जाते हैं। ये आपको स्टोरी सुनाते हैं कि पटना से दिल्ली हम गए थे, क्या बेहतरीन रास्ता था। ऐसा रास्ता किसी ने दिया है अभी तक? आप देखिए पटना का दिल्ली का रास्ता, दिल्ली जाइए आप, दिल्ली में जो रास्ता, अरे भाई आप कलकत्ता का पूछे। शुद्ध रूप से आप जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, उसने 65% रिजर्वेशन दिया था। उस रिजर्वेशन को केंद्र सरकार ने मदद करके कंटिन्यू क्यों किया नहीं? क्यों सर्वोच्च न्यायालय को मुंह के बल गिरने दिया? ये उसके खिलाफ हलफनामा दिया। बिहार के जनता का 65% वोट कौन, रिजर्वेशन कौन खाया? मोदी सरकार खाई, आपकी सरकार खाई। क्यों खाई? और ये देने वाला कौन था? जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे वो था। सभी आपके पास है, पूछ लीजिए नीतीश कुमार को क्यों दिए थे। पूछ लीजिए क्या उस टाइम पे उन्होंने शेड्यूल 9 की बात नहीं की थी क्या? पूछ लीजिए आप। काहे इधर उधर झांकते हैं, बगले झांकने लगते हैं कि मुसलमान को भी दिया, गरीबों को भी दिया, इसको भी दिया, उसको भी दिया। किसके भरोसे दिया? कौन सी जनगणना थी आपकी जिसके भरोसे आपने दिया? बिहार में तो तुरंत जातिगत जनगणना करवा के दिया है। वो मोस्ट ऑथेंटिक था, वो बिहार के जनता के अनुरूप था। उसको कौन खा गया? निगल गया 65%। कौन निगल गया? केंद्र सरकार निगल गई। अब इस मामले में चुप रहते हैं।
या बोले कि 65% गलती हो गई थी नीतीश कुमार से, बोले ना। और नीतीश कुमार ने अच्छा किया था 65% देते, फिर आपने क्यों नहीं किया? जवाब नहीं है। और पत्रकार भी जवाब ऐसे ही लोगों को पकड़ते यार, मतलब कई बार, मतलब ये आदमी थोड़ी है, इससे पॉलिटिकल बात करनी चाहिए। पत्रकारिता का यही तो दुर्भाग्य है। ज्ञान की बातें मनोज तिवारी से पूछते हैं। दिल्ली का एक हाँ, क्लिप वायरल हुआ था दिल्ली चुनाव में। ये हाँ। आदमी खुद ही कह रहा, अरे हम कंफ्यूज हो गए, मतलब इतने डाटा गलत बोला, फिर आखिर में रिपोर्टर ने कहा ये ऐसा बोल। अरे अच्छा, हम अभी हम कंफ्यूज एक हो गए। पॉडकास्ट बता रहे थे, वो आनंद कुमार पे हाथ जोड़ लिए, बस इस पे मत पूछिएगा। बस हम्म, हो गया, पूरा बिहार पे बात करेंगे ना, नहीं इस पे नहीं करेंगे, प्लीज इस पे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, इस पे नहीं करेंगे, हो गया बस, नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, इस पे नहीं करेंगे। ये तो इनका आईक्यू है, जो प्रश्नों से भागे। इस पे बात नहीं करेंगे, उस पे बात नहीं करेंगे, फिर रिंकी के पापा काय पे बात करेंगे भाई? जरा अब इनसे रिंके पापा से चौबे जी को सुनिए, ये तो अलग ही आजकल हर मामले में कूद रहे हैं बेइज्जती करवाने के लिए भाजपा की। सुनवाइए। हमने बढ़ाया है, हम वो करने जा रहे हैं। उनको इसमें मतलब दिक्कत कहाँ से है, हैं? वो कहेंगे हम डिक्टेट होंगे उनसे, हैं? अभी बहुत दूर है उनके लिए। वो सुशासन बाबू को चुनौती देना, ये कुशासन के लोग सुशासन को चुनौती देंगे, हैं? ये कहाँ क्या सोचा है इन्होंने? अरे इनको 14 नवंबर को बिहार की जनता कान खोल करके सुन लीजिए। ये जो खौफ का दर्दनाक डरावना दृश्य 90 के दशक में हमने देखा था, जो हम लोगों ने भुगता है और हम लोगों ने छीन करके उनको गद्दी से उतारा है 2005 में, आने वाले 2014 नवंबर में पूरी तरह से इनका सुफरा साफ हो जाएगा। और ये उनके पिताजी, जिन्होंने जो भ्रष्टाचार की जननी रहे पूरे विश्व में, उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, बिहार को कलंकित किया। और उतना ही नहीं, जेपी की आत्मा को भी चोट पहुंचा। हम लोग 74 आंदोलन के, जेपी आंदोलन के सिपाही है। ऐसे गंदे लोगों को, ऐसे लोगों को बिहार की जनता बख्शेगी नहीं। और पूरी तरह से ये अपराध, हिंसा बढ़ाने वाला, अपराधी का राजनीतिकरण करने वाला इस परिवार को, इस खानदानवाद को, ऊपर पप्पू, नीचे पप्पू लप्पू और बगल के सप्पू और गप्पू, ये पप्पू लप्पू सप्पू गप्पू, ये पूरी तरह से 14 नवंबर के बाद बंगाल के खाड़ी में दिखाई पड़ेंगे। और सुन लीजिए, ये मुख्यमंत्री की सपना देख रहे हैं, मुख्यमंत्री की सपना देख रहे हैं। अरे ये पूरी जो कैद कैद बोलते हैं ना, वो सेंट्रल जेल बेओर का, बेओर में वो पूरी तरह से मुख्य काल कोठी का मुख्य कैदी होगा। जमानत पर है, जमानत पर रिहा होगा, और जमानत पर रिहा नहीं होना है। अब काल कोठी के मुख्य कैदी होंगे। और मुख्यमंत्री तो मुंगेरी लाल का हसीन सपना, ये खानदान कभी मुख्यमंत्री अब नहीं होगा। सुन लीजिए, ये खानदानवाद जब तक जनता से माफी नहीं करेगा, ये खानदानवाद जो जनता को लूटा है, इन लुटेरों को बिहार पे। सुन लीजिए बिहार के लोगों, ये बता रहे हैं। और तेजस्वी ने 65% कहा, तो इन्होंने क्या कहा कि हम तेजस्वी के कहने से डिक्टेट नहीं होंगे। हाँ, मतलब अगर तेजस्वी कहते कि बिहार का विकास करना है, तो कहेंगे ना, तो ये तेजस्वी ना, हम कहा नहीं नहीं करेंगे, होने देंगे बिहार का विकास। नहीं बिहार करेंगे में विकास बहुत नहीं। करेंगे। ये नहीं नहीं, सुनिए सवाल इनको सवाल उसने नहीं, बात। सवाल इतना इतना मतलब ये आदमी इतना मूड है दिमाग में। देखिए, गाय गोबर वाले लोग तो ज्यादातर गोबर भरा हुआ है, इतना याद रखिए। सवाल टेक्निकल था, 65%। हम्म, आप उसका जवाब देते, आप तुरंत लालू यादव पे पहुंच जाते हैं। लालू यादव के बाद भी आपको, लालू 10 साल 15 साल 20 साल बाद भी लालू यादव को गाली देनी पड़ रही है आपको, इसका मतलब आपका काम कितना शून्य है ये बताते हैं। हम्म, आपको जंगल राज का याद ही नहीं करना चाहिए। आपने इतने अच्छे काम किए कि जनता वैसे ही आपको चुनाव जितवा देगी। किए होते ना, पंडित जी को पता है क्या किए हैं। हम्म। अब ये खुद ही न्यायाधीश हो गए कि हम अंदर के जेल में, परमानेंट जेल में करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। अरे भाई, केंद्र में जो कैबिनेट है उनमें से कितने लोगों पे केसेस चल रहे हैं? जरा देखिए, 33% कैबिनेट जो है वो, उनके ऊपर गंभीर प्रकार के आरोप लगे हुए हैं। तो ये क्या सब जेल के रास्ते पे है क्या? नहीं नहीं भाऊ, वो बात नहीं। आपके तो चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार है वो जेल में है अभी, हम्म, मर्डर चार्जेस में।
65% कौन दिया था? तेजस्वी थोड़ी दिया था, नीतीश कुमार का सरकार दिया था। हम्म, नीतीश कुमार से डिक्टेट नहीं होंगे, ये बोल रही है। हम्म, ये कहीं जो काल कोठरी इनडायरेक्टली नीतीश को तो नहीं बोल रहे, मुझे तो नीतीश के लिए ही बोल रहे लगता है नहीं कि नीतीश को ही ये भाई नीतीश के आसानी नेतृत्व, नीतीश की देखिए, वो सरकार नीतीश की ही सरकार, मुख्यमंत्री के नाम से ही सरकार जानी जाती है। वो सरकार नीतीश की ही थी जिसने 65% दिया था। अभी आपको सुशासन बाबू लग रहे थे, जब 65% दिया तब उसको गाली दे रहे थे, क्योंकि मनुस्मृति वाले कतई नहीं चाहेंगे कि कोई बैकवर्ड मुख्यमंत्री बने। इसीलिए ये नीतीश कुमार का भी नाम नहीं प्रपोज कर रहे हैं। ये पंडित जी की भोखलाट है भाई। नहीं, बेसिकली असरानी अब नहीं रहे दुनिया में अंग्रेजों के जमाने के जेलर, तो ये मोदी के जमाने का जेलर आ गया है। ये हाँ, मोदी के जमाने का नहीं, जेलर, नहीं, मुझे लगा आप बैरक उनकी, में मैं कौन रहेगा? नहीं, मुझे लगा आप उनको कॉमेडियन असरानी बोल रहे, तो ये असरानी का अपमान होगा, लेकिन नहीं आपने नहीं सही नहीं। कहा। वो अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे, ये मोदी के जमाने के जेलर है। हम्म, जरा लेकिन देखिए, ये कह रहे हैं ना कि खानदान नहीं बनेगा। हालांकि अपना अपना बेटा जो है वो विधायक नहीं इनका बन पाया, कोशिश करके हार गए, विधायक हाँ, नहीं बनवा नहीं पाए, बन जो पाया, है तो टिकट ये नहीं दिलवा इसीलिए पाए, खान, बीच नामांकन से वापस आना पड़ा। हाँ, ये सुनिए जरा, अब 65% का बवाल है, तो पवन खेड़ा का रिएक्शन उस पर सुनना जरूरी है, सुनवाई आपने हुई। तो शुरू से कहा, हमने तो तेलंगाना में भी संघर्ष कर ही रहे हैं इन लोगों से। तेजस्वी यादव जी ठीक कह रहे हैं, ये लोग बात नहीं करेंगे, ये संविधान के विरोधी हैं, बाबा साहब के विरोधी हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये लोग भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। आरक्षण की बात ये लोग खुद नहीं किए, एसआईआर का मुद्दा झूठा उठाए ये लोग। इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है तो भ्रम फैलाते हैं। बोलने दीजिए उन्हें, जो मोदी जी कहेंगे वही तो ना बोलेंगे। वो हकीकत क्या है वो बिहार जानता है, एक एक वोटर जानता है। लगातार वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लगा रहे थे, जिस पर स्मृति ईरानी कह रही है कि इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है तो नहीं, उन्हें क्या पता भाई। आइए जरा देखिए यहाँ कहाँ वीवीपैट की पर्चियां कूड़ेदान में मिल रही हैं, और स्ट्रांग रूम्स में बिजली बंद कर दी जा रही है, पिकअप वैन्स घूम रही हैं। तो इसका जवाब क्या स्मृति ईरानी देंगी? कौन देगा? चलिए, एक एक और हिस्सा दिखाना है। ये एक तरफ तो है कि खानदान में कोई नहीं मुख्यमंत्री होगा, लेकिन एक बिहार एक में एक माहौल एक थोड़ा मिनट इस बदला पे है। जरा, ये जो हम्म, स्मृति ईरानी का एंट्री हुई है अभी, हम्म, ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हो गई ना अभी, हम्म, हम्म, ये वापस चली गई ना अभी टेलीविजन में, हाँ, फिर से काम करना शुरू कर दिए हैं। कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन जो आते हैं चुनाव के टाइम, जब घर बनाते हैं, तो देखिए, जब आप घर कंस्ट्रक्ट करते हैं आशीष जी, तो वो जो घर बनाने वाले को क्या कहते हैं आपके साइड में? राजमिस्त्री। हाँ, राजमिस्त्री जो है, वो राजमिस्त्री आप परमानेंट तो नहीं घर में रखते ना, हम्म, घर बनाने के टाइम पे राजमिस्त्री की सेवाएं लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। हम्म, ये चुनावी राजमिस्त्री है। हम्म, या घर के लगाने वाले जो पेंटिंग है कि भाई 2-4 एक्टर एक्ट्रेस चाहिए बोलने के लिए, ग्लैमर चाहिए चुनाव में, तो आपको उतारा जाता है। आपको तो पॉलिटिक्स से रिटायर्ड कर दिया गया है। आप तो 3 ना 13 में है, अभी बीजेपी के किसी पद पे नहीं है। पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद के सिवा आपके पास क्या तगमा है? आप तो वापस चली गई टेलीविजन में, मेकअप लगा के फिर से एक्शन कट रोलिंग, लेकिन फिर आप आती है। जब जब चुनाव होंगे, स्मृति ईरानी जी का अवतरण होगा। अब ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बताएगी बिहार में फुल टाइम क्या हो रहा है। ये दुर्भाग्य है हम्म। बिहार का। नहीं, लेकिन इसी बीच में आज एक और अवसर है, बिहार में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, और ये तेजस्वी यादव का जन्मदिन है आज। तेजस्वी के जन्मदिन पर मैं इसलिए दिखा रहा हूं आखिर में, कि जन्मदिन पर देखिए, भारतवर्ष के होने वाले सबसे युवा मुख्यमंत्री को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। वहां मुख्यमंत्री जो है वाला माहौल बन चुका है, शायद अश्विनी चौबे से लेकर के, और ये सब की बौखलाहट यही है, और ये पर्ची मॉनिटर बंद होना, यही रोकने की कोशिश है, आखिरी कोशिश है।
सभी जगह पर यही लिखा है कि भावी मुख्यमंत्री, लेकिन खैर भावी मुख्यमंत्री जो है वो लिखना अलग बात है, लिख दिया किसी समर्थक ने। कुछ विजुअल्स हैं, वो विजुअल्स देखिए जरा भैया, इसके बाद विजुअल जो है वो दिखाइए, विजुअल दिखाइए, इसके बाद का विजुअल दिखाइए। लोगों का जो 18-19 रैली, ये बात तो हम चुनाव के बाद एक बार चर्चा करेंगे कि रिकॉर्ड तोड़ दिया तेजस्वी ने, नतीजा कुछ भी आए। प्ले करिए, विजुअल प्ले करिए। मेरा जन्मदिन भी है, आप लोगों से बस आशीर्वाद प्यार चाहिए, ताकत चाहिए, ताकि बेईमान सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंके। तो राजेश जी को जिताना है ना, विजय की माला पहना दे। चलिए, दिनारा की जनता जिंदाबाद। और यहाँ सरदार पटेल जी का मूर्ति का भी अनावरण जो है जल्दी जो है करने हम आएंगे। चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग सरकार बनाइए, सरकार बनाने के बाद पटेल जी की मूर्ति का। लोगों का जन्मदिन पर पुलिस के रोके नहीं रुक रहे हैं, और अखिलेश यादव उन्होंने भी, और छोड़िए तो मान लिया समर्थक, अखिलेश यादव ने भी भावी मुख्यमंत्री को ही शुभकामना दी है। बिहार के जनप्रिय नौकरी नायक युवा नेता श्री तेजस्वी यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और बिहार के आगामी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की अनंत शुभकामनाएं। और फुटेज भी वो लगाया है। इस चुनाव में अखिलेश यादव, कुछ चीजें पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस का हिस्सा होती हैं, नतीजा क्या आता है उससे मतलब नहीं है, लेकिन अखिलेश ने जितना जान झोंका है, कोई जाता है फॉर्मेलिटी में 1-2 रैली, अखिलेश ने मुझको लगता है दर्जन भर से ऊपर रैलियां कर डाली हैं, दर्जन भर से ऊपर, शायद दर्जन भर क्या, एग्जैक्ट मैं गिनते निकलवाऊंगा तो 15-20 रैली होगी। एक दिन में 14-14, 15-15 प्रोग्राम एक दिन में, 15 19-19, जगह, 18-19, मतलब अभूतपूर्व किया, अभूतपूर्व किया। इसको कहते हैं ताकत से चुनाव लड़ना। क्या करे आशीष, आपको अच्छी बॉलिंग करनी ही पड़ेगी और पूरी ताकत के साथ करनी पड़ेगी, या अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, पूरी ताकत के साथ करनी पड़ेगी, बिना गलती किए करनी पड़ेगी, क्योंकि अंपायर भी उस टीम का हिस्सा है। अंपायर साहब भी उन टीम का हिस्सा है, जर्सी पहने हुए भाई। पहले तो अंपायर अपने करतूतों से साथ देते थे, ये अंपायर तो जर्सी पहन के ही खड़ा है विपक्षी टीम की। देखिए, अंपायर लोकतंत्र का वेम्पायर न बन जाए, ये देखना जरूरी है। बन गया है आशीष जी, बन गया है, अंपायर वेम्पायर बन गया है, खून चूसना शुरू कर दिया है। ये देखना है जनता को कि जनता का मादमा कितना है खून पिलाने का। चलिए, इस वैम्पायर से निपटने के लिए इस देश की 143 करोड़ जनता सक्षम तो है, सक्षम, लेकिन कई बार क्या होता है, सक्षम लोग भी हमारे देश में हमारे आराध्य के बारे में ही कहा हुआ है। हमारे आराध्य में तो निजी तौर पर मैं कहूँ भाई, सबका अलग अलग आस्था होता है, भारत में ऐसा है क्योंकि 33 कोटि देवी देवता है। तो मेरे जो है बजरंगबली हैं, तो मैं तो उन्हीं के बारे में ही सुनता हूँ जो पढ़ते आए कि का चुप साध रहा बलवाना। उनको उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ती थी कि जब उनको शक्ति याद दिला दिया जाता था तब तो फिर 7 योजन समंदर सब कुछ। वही तो कह रहे हैं हम। हनुमान चालीसा जो है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे जब आपके नाम सुनावे। तो ये हनुमान चालीसा हम क्यों, ये हमारा भी तो, ये जो हम रोज कार्यक्रम करते हैं क्या है आशीष, ये हनुमान चालीसा ही तो पढ़ रहे हैं। ये इस बजरंग बली को याद ही तो दिला रहे हैं, 143 करोड़ का बजरंग बली है, इसको यही तो बता रहे हैं। हे हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे कपिसतु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जाग उठ, जाग उठ। यहाँ वहां लक्ष्मण के प्राण संकट में थे, यहाँ लोकतंत्र के प्राण संकट में है। यहाँ देश का ही प्राण संकट में है। प्राणवायु पर पहरा लग रहा है, प्राणवायु पर पहरा लग रहा है। और प्राणवायु क्या है देश के लिए? प्राणवायु संविधान है। संविधान पर पहरा लगेगा तो दम तोड़ देगा देश की डेमोक्रेसी दम तोड़ देगी।
तो खैर अभी हमें इजाजत दीजिए। आज रैलियां राहुल गांधी की अभी एक रैली हुई है, फिर एक रैली होगी, 2 रैली चुनाव प्रचार से पहले ताबड़तोड़ रैली चल रही है। तो वो सब कवरेज हम लेकर के आएंगे और कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं, एनालिटिकल खबरें, वो भी लेकर के आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।